हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीएचओ सीरीज में। और आज हमारी ये पहली क्लास है सीएचओ सीरीज की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके अपकमिंग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और मैं हूँ गरिमा भारद्वाज और मैं आपकी सीएचओ सीरीज में सीएचओ एग्जाम को क्लियर करने में, आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में और मेहनत को और अच्छा करने में आपके साथ रहूंगी इस पूरी सीरीज के दौरान। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम एमसीक्यूज को। पहला एमसीक्यू आज के सीएचओ सीरीज का, द फर्स्ट एमसीक्यू इज ऑन योर स्क्रीन। आपको यहाँ पर आंसर्स जो है वो बताने हैं। विच वैक्सीन इज यूज्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स? गिवन ऑप्शंस में से कौन सी वो वैक्सीन है जो प्रेगनेंसी में यूज की जाती है? बीसीजी, वेरिसेला, एमएमआर या फिर ट्यूबरक्लोसिस? बेहद इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा टीका गर्भवती महिला के लिए उपयोग किया जाता है? और बहुत सिंपल सीधा राइट आंसर यहाँ पर है टेटनस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, टेटनस टॉक्सॉइड। टेटनस टॉक्सॉइड की ये वैक्सीनेशन एज सुन एज जैसे ही प्रेगनेंसी की डिटेक्शन होती है उस दौरान पेशेंट को या वुमेन को, नॉट पेशेंट, टू द प्रेग्नेंट वुमेन इट इज गिवन। और क्यों देते हैं? इट इज बेसिकली यूज्ड to prevent the mother as well as the newborn from the maternal and neonatal tetanus, मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनस से बचाने के लिए। और इसको, इस वैक्सीन की बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है भाई कि टेटनस ना हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी, और बच्चे को भी ना हो, मदर को भी ना हो, इसीलिए ये टेटनस की जो वैक्सीनेशन है ये लगाई जाएगी। कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो कोलेस्ट्रीडियम टेटनी इज दी कॉजेटिव एजेंट, जो कि किस तरीके का बैक्टीरिया है? ग्राम ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है ना, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस है, जिससे टेटनस कॉज हो सकता है, ड्यूरिंग डिलीवरी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जैसे ही आपको पता लग गया है प्रेगनेंसी का, तो एज सुन एज इट इज डिटेक्टेड पहली डोज लगेगी। देन सेकेंड डोज लगेगी, वो कब लगेगी? फर्स्ट डोज के 4 वीक्स के बाद लगेगी। एंड टीडी बूस्टर भी लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी एंड रूरल हेल्थ सर्विसेज? समुदाय के व्यक्ति एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में प्रथम संपर्क स्थल कौन सा होता है? फर्स्ट कम्युनिकेशन या कंटैक्ट यूनिट, पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या फिर सब सेंटर, या फिर यूपीएचसी? इसमें से कौन सा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा कम्युनिटी और रूरल हेल्थ सर्विसेज के बीच में? द फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट, फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट। सी, फर्स्ट कांटेक्ट और मोस्ट पेरिफेरल कांटेक्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सो राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सोचिए। लोएस्ट, जो लोएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ है वो आएगा, यानी कि सब सेंटर आएगा, है ना, सब सेंटर आएगा। बिकॉज जो सबसे लोएस्ट लेवल पे है, सबसे पहले लोग वहां पर जाना प्रेफर करेंगे। राइट, उसके बाद फिर पीएचसी की बारी आएगी, क्योंकि जो ये सब सेंटर्स है ये अंडर पीएचसी ही तो काम कर रहे हैं। राइट, पीएचसी के अंडर ही काम कर रहे हैं, इसीलिए पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो रहेगा, फर्स्ट एंड मोस्ट पेरिफेरल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फर्स्ट एंड मोस्ट पेरिफेरल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो रहेगा दैट विल बी सब सेंटर। और इस, ये बहुत ही सिंपल है। राइट, सब सेंटर्स में यूजुअली कौन होते हैं? एएनएम्स होती हैं, है ना, मेल हेल्थ वर्कर्स होते हैं, एडिशनल स्टाफ भी होता है।
एज पर दी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अकॉर्डिंगली जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। ठीक है। बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि एंटीनेटल केयर हो गई, इम्यूनाइजेशन हो गया, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हो गई, हेल्थ एजुकेशन, डिजीज सर्विलेंस, रेफरल सर्विसेज, ये सब सब सेंटर लेवल पर प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो पीएचसी जो है ओवर एंड ऑल सारे सब सेंटर्स को सुपरवाइज करता है, और पीएचसी फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है। इट इज फर्स्ट रेफरल यूनिट। दिस इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट है, ये रेफरल यूनिट है, ना कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अगर सीएचसी की बात करें, दैट इज अ रेफरल हॉस्पिटल जो और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देगा, तो वो तो फर्स्ट कांटेक्ट आना ही नहीं है ना। एंड अर्बन पीएचसी भी अगेन नहीं आएगा, यहाँ तो स्पेसिफिकली रूरल की बात हो रही है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिली एरियाज एंड ट्राइबल एरिया सब सेंटर लेवल इज एस्टैब्लिश्ड ऑन, यानी बेसिकली पॉपुलेशन कवरेज बतानी है कि हिली और ट्राइबल एरियाज जो हैं उस हिसाब से जो सब सेंटर से कितनी पॉपुलेशन के लिए बने हुए हैं, 3,000, 5,000, 2,000 या 20,000। सी, सब सेंटर्स की जब हम बात करेंगे, तो एक तो आप हिली एरियाज की पॉपुलेशन अलग रहेगी एंड प्लेन एरियाज की अलग रहेगी। प्लेन एरियाज में होता है 5,000, हिली और ट्राइबल में होता है 3,000। ठीक है। सो यहाँ पर गिवन ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही जा रहा है, 3,000 की पॉपुलेशन। प्लेन एरियाज में याद रखना है 5,000 आएगा, एंड हिली और ट्राइबल के अंदर 3,000 पॉपुलेशन जो है वो कवर की जाती है बाय सब सेंटर लेवल। बाकी अगर आप ऑप्शन बी देखें, 5,000 इट इज फॉर प्लेन एरियाज, 2,000 इज टू लेस, इतना आएगा नहीं, 20,000 तो ज्यादा हो गई है सब सेंटर के हिसाब से, ये नहीं देखा जाता है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु इज द इंचार्ज ऑफ पीएचसी, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ओवर एंड ऑल कौन देखता है, कौन इंचार्ज होता है उसका। निम्न में से कौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अधिकारी होता है। एएनएम होती है, नर्सिंग ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर या फिर मल्टीपर्पज वर्कर। कौन होता है इंचार्ज, ओवर एंड ऑल सारी फंक्शनिंग वगैरह कौन देखता है। भाई ये तो बहुत इजी है, अभी अभी बहुत अच्छी सी एक सीरीज आई है, अभी क्या आई है, काफी सीजन आ चुके हैं उसके, देखा है कि नहीं देखा आपने, चिकित्सालय, याद है, देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लो, बहुत अच्छी है। पीएचसी पे ही तो बनी है वो, और कौन है उसको ओवर एंड ऑल कौन देख रहा है, उसको देख रहा है एमओ, है ना, मेडिकल ऑफिसर देख रहा है उसको ओवर एंड ऑल। तो ये तो आप आराम से याद कर सकते हो इस सीरीज के हिसाब से। फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर लेड फैसिलिटी होती है रूरल इंडिया के अंदर, इंटीग्रेटिव, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, हर तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड होती है। कैसी कैसी, इंटीग्रेटेड सर्विस, प्रिवेंटिव सर्विस, प्रमोटिव सर्विस, क्यूरेटिव सर्विस, रिहेबिलिटेटिव सर्विस और इमरजेंसी हेल्थ सर्विस भी पीएचसी पर प्रोवाइड करी जाती है। जिसको कौन सुपरवाइज करता है, कौन देखता है, एमओ देखता है, मेडिकल ऑफिसर देखता है। पॉपुलेशन की बात करें तो प्लेन एरियाज में 30,000, हिली और ट्राइबल एरिया में 20,000 पॉपुलेशन जो है एक पीएचसी को देखनी होती है ना। सही बात है, स, सही बात है। क्लिनिकल हेड बोल सकते हो आप। एएनएम मेनली देखो, एएनएम की बात करें, एएनएम का जो रोल है वो सब सेंटर पर है, मेन रोल तो सब सेंटर पे आएगा। नर्सिंग ऑफिसर का रोल एज सच पीएचसी में मेन उस पर नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। नर्सिंग केयर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है बट इसके नहीं है, मल्टीपर्पज वर्कर नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉपुलेशन भी याद रखना जो मैंने बताई थी, कितनी बताई थी, 30,000 और 20,000। 30,000 कौन से एरियाज में, भाई 30,000 तो प्लेन एरियाज की है, और हिली और ट्राइबल एरिया में 20। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर इंक्लूडेड इन कैटेगरी सी अंडर द RCH फेज 1 प्रोग्राम? देखो, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम आया था, फेजेस में आया था, तो जो इसका फेज 1 था उसमें कैटेगरी थर्ड के अंदर या कैटेगरी सी के अंदर कौन इंक्लूडेड थे, या कितने डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड थे? 50 थे, 100 थे, 184 थे, 265 थे? डिस्ट्रिक्ट कितने इंक्लूड करे गए थे? ये प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था? RCH लॉन्च इन लॉन्च कब हुआ था? 19, अरे क्वेश्चन ही चेंज हो गया भाई, 1997 के आसपास ये बेसिकली लॉन्च हुआ था, ताकि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज पूरे देश में इम्प्रूव हो जाए। और इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी, कैटेगरी ए, बी और सी। ए में जो डिस्ट्रिक्ट है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको रखा गया था, बी में किसको रखा गया था? जो मॉडरेटली परफॉर्म कर रहे हैं, और सी कैटेगरी में उनको रखा गया था जिनकी परफॉर्मेंस ओवर एंड ऑल अच्छी नहीं है, खास नहीं है, उनको सी कैटेगरी में रखा गया था। तो यहाँ पर टोटल 256 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनको कैटेगरी सी के अंदर रखा गया था, जिनको बोला था भाई ज्यादा ध्यान दो सेफ मदरहुड पे, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज प्रमोट करो, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग करो, इम्यूनाइजेशन स्ट्रॉन्ग करो, चाइल्ड सर्वाइवल को स्ट्रॉन्ग करो। तो आंसर आपका जाएगा 265। और इनको ये भी याद रखना कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करने के लिए बोला था? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की सारी सर्विस, इम्यूनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, सेफ मदरहुड हो गया, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर हो गया, इन सभी चीजों को फोकस करने के लिए उन्हें बोला गया था, ताकि उनकी कैटेगरी बदल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। RTI और STD control under RCH program is implemented in collaboration with, सी, ये जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम आया था इसके अंतर्गत या इसके नियंत्रण में जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, उनको किनके साथ कोलैब करके रखा गया था? नाको के साथ, NHM के साथ, CSM के साथ, या UIP? सी, नाको क्या है? नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। NHM क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन। CSM क्या है? चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड। UIP क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो अब बताओ, सोचो और देखो क्या आंसर हो सकता है। STD की बात हो रही है तो ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। इसको कोलैब किया गया था बेटा नाको के साथ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उसका फोकस मेनली इन RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पर ही था। इसीलिए तो कोलैब किया गया था, क्योंकि नाको तो काम ही इसलिए कर रही थी, है ना? नाको का तो काम ही ये था। और नाको इस्टेब्लिश कब हुई थी? नाको इस्टेब्लिश हुई थी 1992 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नाको को इस्टेब्लिश क्यों किया गया था? ताकि HIV एड्स की कंट्रोल हो सके, प्रिवेंशन हो सके, ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कंट्रोल हो सके, ताकि लोगों के अंदर सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयरनेस आ सके। तो ये एक्टिविटीज ऑलरेडी नाको कर ही रही थी, इसीलिए उन्हीं के साथ कोलैब करके इस पे फोकस कर लिया गया, है ना? क्लियर, सिंपल है, राइट? समझ आ गया, क्योंकि नाको तो ऑलरेडी इन सब चीजों के लिए काम कर रही थी ना, तो अलग से कोई सोसाइटी बनाने की जरूरत तो थी नहीं। तो अंडर RCH प्रोग्राम नाको ने बेसिकली अर्ली डायग्नोसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की अर्ली डायग्नोसिस में मदद की, मैनेजमेंट में मदद करी, लोगों में अवेयरनेस लाने में मदद की, मदर टू चाइल्ड जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है उसको प्रिवेंट करने में मदद करी, और हेल्थ एजुकेशन जो है वो क्रिएट करी इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं की हेल्प से। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी गोल ऑफ इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर इज टू रिड्यूस, प्राइमरी गोल ऑफ इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, जो इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर हम देते हैं उसका प्राइमरी गोल क्या है? कौन से रेट्स को कम करना है? ये 9 तो ऐसे गलती से आ गया भाई, इसको इग्नोर करो। क्वेश्चन को देखो, कौन से रेट्स कम करने का मेन फोकस था? इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के ऑब्जेक्टिव को याद करो। भाई दो ही चीजें तो आएंगी, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट और पेरिनेटल। नियोनेटल यानी फर्स्ट 28 डेज जो है लाइफ के, एंड पेरिनेटल इज जो लेट फीटल डेथ हुई है, प्लस अर्ली नियोनेटल, दोनों को प्लस करके। तो इन्हीं को कम करना तो मेजर ऑब्जेक्टिव था, इसीलिए तो
इसीलिए तो ये इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का जो कंसेप्ट है वो आया था। और इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में क्या क्या इंक्लूड होता है? इमीडिएटली जैसे बेबी का बर्थ हो रहा है इमीडिएटली उसको ड्राई करना, ठीक है, बेबी को वार्म करना ताकि हाइपोथर्मिया में ना चला जाए, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करना, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग करना, केएमसी इनिशिएट करवाना, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केएमसी, कॉर्ड केयर प्रोवाइड करना, अम्बिलिकल कॉर्ड केयर, आई केयर देना, विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन देना, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। और ये सब क्यों कर रहे थे? ताकि जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएं, जो पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो जाएं। अदरवाइज इसको करने का फायदा क्या अगर मोर्टेलिटी रेट ही बढ़ रहे हैं तो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमडीजी फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड, भाई एमडीजी क्या है पहले तो ये सोचो, व्हाट इज एमडीजी? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। इन गोल्स को किसने अडॉप्ट किया था? These goals were adopted by UN. UN means United Nation. UN means यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने ही इन एमडीजीज को अडॉप्ट किया था 2000 के अंदर, 2000 के अंदर। क्यों? ताकि ग्लोबल हेल्थ और डेवलपमेंट इंप्रूव हो सके। टू इम्प्रूव हेल्थ एंड डेवलपमेंट, है ना, हेल्थ एंड डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए, हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो इसके अंतर्गत कितने गोल्स थे? इसमें 8 गोल थे। 8 गोल्स वर देयर इन एमडीजी। एमडीजी में 8 गोल थे। कौन कौन से 8 गोल थे? पहला, पॉवर्टी और हंगर को इरेडिकेट करना। दूसरा, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अचीव करवाना। तीसरा, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना। चौथा, चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना। पांचवा, मेटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना। सिक्स्थ गोल, HIV एड्स मलेरिया और अदर डिजीजेस को कॉम्बैक्ट करना। एंड सेवेंथ गोल था एनवायरमेंट स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, इंश्योर करना कि सस्टेनेबल एनवायरमेंट रही। और एट्थ गोल क्या था? एट्थ गोल था ग्लोबल पार्टनरशिप को डेवलप कराना ताकि सारे नेशंस के अंदर अच्छी ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो, तो ग्लोबल पार्टनरशिप हो सके। सो ओवर एंड ऑल फोकस क्या था? डेवलपमेंट पे था, पॉवर्टी इरेडिकेशन के जरिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इन गिवन ऑप्शंस में से क्या होगा? देखो मेन फोकस तो पॉवर्टी था, है ना, बाकी सब तो सेकेंडरी हो गया, राइट? पहले पार्टनरशिप तो नहीं करेंगे, सीधा एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं देंगे। भाई पॉवर्टी वाज द मेन इशू उस समय पर, बहुत बड़ा इशू था, मेजर कॉज था पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी और बहुत सारे डिजीजेस का। तो सबसे पहला जरूरी था कि पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके, इसीलिए पॉवर्टी पर इसका फोकस था, एमडीजीज का, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स इन ऑर्गेनाइजेशन? भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड्स को क्यों रखा जाता है? सो गिवन ऑप्शंस में से चूज दी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। और ऑप्शंस क्या है? ए में मेंशन है टू इंक्रीज वर्क प्रेशर, बी लिखा है टू एंश्योर लीगल कंप्लायंस, सी लिखा है टू स्टोर आउटडेटेड इंफॉर्मेशन और डी लिखा है टू प्रिवेंट कम्युनिकेशन। अब देखो सीधा बहुत अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। भाई किसी भी वार्ड में, किसी भी हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर सेटिंग में क्यों रखते हैं रिकॉर्ड्स को? रिटर्न रिकॉर्ड्स रिटर्न भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। तो रखने का क्या मुद्दा है? भाई इसलिए रखा जाता है ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे, कभी जरूरत पड़ रही है, किसी लीगल चीज के लिए जरूरत पड़ रही है तो उसको यूज किया जा सके। देयरफॉर बी इज द राइट ऑप्शन। भाई बाकी ऑप्शन देखोगे तो वैसे ही पता चल जाएगा कि ये राइट आंसर नहीं थे। पहले में लिखा है वर्क प्रेशर बढ़ाने के लिए, भाई वर्क प्रेशर बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड कौन रखता है?
ऑप्शन थोड़ी है अपने पास, रखना ही है वो तो। सी में लिखा है आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रखते हैं, नहीं भाई उस आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके करेंगे क्या, है ना, वो काम तो आनी चाहिए। तो कब काम आएगी, जब किसी तरीके की कोई लीगल दिक्कत हो जाती है, कोई केसेस हो जाते हैं, कुछ भी ऐसा हो जाता है तो। रिकॉर्ड में करंट, एक्यूरेट और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही यूजलेस हो गई, उसको हम क्यों रखेंगे। और डी में लिखा है कम्युनिकेशन प्रिवेंट करने के लिए, भाई कम्युनिकेशन तो एक्चुअली रिकॉर्ड की वजह से इंप्रूव हो जाती है, बेटर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which drug increases urinary excretion of water and electrolyte and are used to relieve the edema? सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से एक बार फिर से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है वो कौन सी दवाई है, कौन सी ड्रग है जिससे यूरिन एक्सक्रीशन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बढ़ जाता है और एडिमा कम हो जाता है। एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, डाययूरेटिक या फिर एंटी डिप्रेसेंट। भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। सिंपल आंसर है भाई, एक्सेस जो यूरिनेशन है आप वो करवा रहे हो तो आप डायूरेटिक्स के माध्यम से करवाते हो, है ना। डायूरेटिक्स में बहुत सारी अदर कैटेगरीज हैं, जैसे लूप डायूरेटिक, जैसे ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। देन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। तो सभी का काम होता है यूरिन की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देना, जिसके थ्रू एडिमा रिलीव हो जाता है। इवन एडिमा रिलीव हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है। हाइपरटेंशन और एडिमा दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लासेस फर्दर है, लूप डायरेटिक का अलग एक्शन है, ऑस्मोटिक का अलग एक्शन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का अलग है, पोटेशियम स्पेरिंग का अलग है। ठीक है, बट सारे ही क्या करेंगे भाई, एक्सक्रीशन करवाएंगे, इंक्रीज कर देंगे यूरिन फॉर्मेशन को। तो मेनली एडिमा जब हार्ट फेलियर या सीकेडी की कंडीशन या लिवर सिरोसिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरटेंशन हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, इन कंडीशंस में ही डायरेटिक्स का इस्तेमाल मेनली होगा। एंटीपायरेटिक्स तो किस लिए होते हैं, फीवर के लिए होते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है। डायरेटिक तो क्लियर, एंटी डिप्रेशन तो एंटी डिप्रेसेंट इज फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ तो ऑप्शन से ही पता चल रहा था, इसमें गलती तो कोई होनी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलर प्रेगनेंसी डायग्नोज्ड इन सोनोग्राफी। यानी जब एच मोल जो होता है, सबने सुना है ना एच मोल, यूएसजी में किस कैसे पता लगेगा कि मोलर प्रेगनेंसी है, हाइडिटी फॉर्म मोल है, कैसे पता लगेगा। कैसी अपीयरेंस दिखती है, क्या वो फाइब्रॉइड जैसा दिखता है, क्या वो स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस देता है, ट्यूमर जैसा होता है, या ग्रेप लाइक अपीयरेंस होती है। यूएसजी में पूछा है, उस हिसाब से करना। चलो राइट आंसर है स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस। एच मोल, हाइडिटी फॉर्म मोल, किस तरीके की कंडीशन हुई, जेस्टेशनल, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। ठीक है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज इसको बोलते हैं। जब जो बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, एबनॉर्मली जो ट्रोफोप्लास्टिक टिश्यू है ना उसका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन होगी स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस। देखिए कोरियोनिक विलाई जो होती है स्वलन हो जाती है। फाइब्रॉइड एंड ट्यूमर यहाँ आना नहीं था। कुछ स्टूडेंट को डाउट हो सकता है कि भाई ग्रेप लाइक अपीयरेंस भी तो दिखता है, बट ग्रेप लाइक अपीयरेंस दिखता है आपको जब प्रोडक्ट एक्सपेल हो जाता है तो। ठीक है, ग्रेप लाइक अपीयरेंस दिखती है, बट वो दिखती है आपको जब प्रोडक्ट
एक्सपेल हो चुका है तब दिखेगी। अल्ट्रासाउंड में आपको ग्रेप लाइक अपीयरेंस नहीं दिखेगी, उसमें आपको स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिखेगी। ठीक है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, कंप्लीट मोल एंड पार्शियल। कंप्लीट भी होती है, पार्शियल भी होती है। ठीक है, जिन जिन को डाउट है ग्रेप लाइक में, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। ग्रेप लाइक जब प्रोडक्ट एक्सपेल आउट हो जाएगा तब पता चलेगा, वो आपको अल्ट्रासोनोग्राफी में नहीं पता चलेगा। ठीक, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग नहीं है, वो विजुअल फाइंडिंग है, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग lactation a mother's fluid intake should be, choose the most appropriate option from the below। ये पूछा गया है कि जब मदर लैक्टेशन पे है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो फ्लूइड इनटेक कैसा होना चाहिए। इट शुड बी इंक्रीज्ड टू मीट द मिल्क प्रोडक्शन डिमांड, या फिर इट शुड बी डिक्रीज्ड टू अवॉइड वेट गेन, या फिर इट शुड बी केप्ट एज सेम जैसे पहले था, या फिर उसको रिड्यूस कर दे ताकि ब्लॉटिंग ना हो। देखो, ड्यूरिंग लैक्टेशन अप्रोक्सीमेटली 700 से 800 ml ब्रेस्ट मिल्क जो है डेली प्रोड्यूस होता है, और ब्रेस्ट मिल्क के अंदर 87 टू 90% क्या है, वाटर है। ठीक है, तो जो मदर है उसको इंक्रीज फ्लूइड इनटेक की जरूरत है, ताकि जो मिल्क की क्वालिटी है, प्रोडक्शन है, वो सस्टेन रहे, वो रुके ना। तो इसीलिए आपको प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड इनटेक रखना है, बढ़ाना है, कम नहीं करना है। इंक्रीज टू मीट मिल्क प्रोडक्शन डिमांड, अगर मिल्क प्रोडक्शन करनी है अच्छे से तो फ्लूइड इनटेक सही होना चाहिए, अदरवाइज वो कम हो जाएगा। तो जो फ्लूइड्स हैं वो पेशेंट को बोलेंगे हम कि भाई इंक्रीज कर दो वाटर इनटेक और न्यूट्रिशियस फूड खाओ, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, एडिक्वेट हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट। डिक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे वेट गेन के लिए। फ्लूइड, अगर फ्लूइड कम होने से वेट गेन कम होता तो फिर तो सब कर लेते, है ना। सी में लिखा है सेम रखो, नहीं सेम नहीं रखना है। बिफोर प्रेगनेंसी जो है मिल्क डिमांड नहीं हो रही थी, मिल्क प्रोडक्शन की डिमांड, बट अब हो रही है, और उसमें 87 से 90% वाटर है, तो वो ज़रूरी है करना। और रिड्यूस बिल्कुल नहीं करेंगे कि ब्लॉटिंग ना हो, इसलिए रिड्यूस कर दो। ब्लॉटिंग में कोई इसका रोल नहीं है, और नेगेटिवली ये बेसिकली अफेक्ट करेगा लैक्टेशन को, प्रोडक्शन पे असर पड़ जाएगा अगर फ्लूइड नहीं दोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटासिड्स आर यूज्ड इन, एंटासिड का उपयोग किस में करते हैं, पेप्टिक अल्सर में, फीवर में, हेडेक में, या पेन में। भाई एंटासिड करती क्या है, एंटासिड न्यूट्रलाइज करती हैं एसिड को। न्यूट्रलाइज करती है गैस्ट्रिक एसिड को, और एसिड की ज्यादा प्रोडक्शन से क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, है ना। पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, जीईआरडी, हाइपर एसिडिटी, ये सब कुछ हो सकता है अगर एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। पीएच एसिडिक हो गई है तो म्यूकोसल लाइनिंग को अफेक्ट करने लग जाएगी, उसी की वजह से अल्सर डेवलप होते हैं। तो डेफिनेटली हम किस कंडीशन में देंगे, हम देंगे पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में, हम देंगे पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में। फीवर में एंटासिड अननेसेसरी आपको क्यों देनी है, हेडिक में क्यों देनी है, पेन में क्यों देनी है, पेन में कोई काम नहीं है। फीवर में एंटीपायरेटिक जाती हैं, हेडिक के लिए एनाल्जेसिक जाती हैं, और जनरल पेन है तो उसको एनएसएड्स के थ्रू मैनेज किया जा सकता है, यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली एंटासिड की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें से, इन गिवन ऑप्शंस में से कौन है ऐसा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट कंसीडर नहीं होता। ऑप्शंस है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड फैट। देखो आप सब जानते हो न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, बस अब अंदाजा लगा लो। मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है। मैक्रो या जो आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए क्योंकि उनसे एनर्जी मिलेगी, वो आपकी ग्रोथ एंड बॉडी फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। सिंपल क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इनके बीच का क्लियर कट डिफरेंस ये है कि जो मैक्रो होता है, मैक्रो का मतलब बड़ा, देयरफॉर ये रिक्वायर्ड होते हैं लार्ज अमाउंट में। रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर एनर्जी एंड body functioning. Micronutrients are required in small amount. ठीक है, अब सोच के देख लो, इसी से आपको क्लियर पता चल जाएगा कौन ज्यादा चाहिए कौन कम चाहिए। भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये आपको डेली चाहिए। कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, ये सबसे जरूरी है। और माइक्रो यानी जो कम अमाउंट में चाहिए वो है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन भी आ जाएगा, मिनरल्स भी आ जाएगा। तो अब आप इजीली बता सकते हो कि सही आंसर कौन सा है। इसमें क्या पूछा है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट किसको कंसीडर नहीं करते गिवन ऑप्शंस में से। विटामिन इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, इट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, इट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो अब तो क्लियर है, क्लियर कट आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी आ गई। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कैलकुलेट द ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करनी है एंटीनेटल मदर की, जिसकी एलएमपी है 10 जून 2024। एलएमपी है 10 जून 2024। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, नेगलीज फॉर्मूला, और कैलकुलेट करो एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। सिंपल, एलएमपी में 9 मंथ्स ऐड करो प्लस 7 डेज ऐड कर दो, आपके पास ईडीडी आ जाएगी। और एलएमपी क्या है यहाँ पर, 10 जून है तो 9 महीने ऐड करो। ऐड करो, 10 जून थी तो इसमें 9 मंथ्स हम ऐड करेंगे पहले तो कैसे हो गए 9 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। 10 मार्च, 9 प्लस 10 कर दो, सॉरी प्लस 7 कर दो, तो 17 मार्च आ गई। तो राइट आंसर आपका ये रहा, 17 मार्च 2025। सिंपल है। ये नेगलिस फॉर्मूला तो कितनी बार पढ़ा होगा, ओबीजी में भी पढ़ा होगा, बहुत बार कर, तो बहुत सिंपल है तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंपोनेंट है ही नहीं। ऑप्शंस है प्लानिंग, बजटिंग, इवैल्यूएशन एंड मार्केटिंग। वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लो, आराम से आ जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट्स को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा मार्केटिंग। भाई मार्केटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम नहीं होता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बेसिकली फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये देखते हैं बेसिकली कि जो हमारे पास ये फाइनेंसेस है, इसको कैसे हम यूज करें रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, वो हम इतने फाइनेंसेस के अंदर अचीव कर लें। ये होता है इसका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, है ना, इसलिए करते हैं। मार्केटिंग तो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट है कि आप प्रमोशन कर रहे हो, है ना, अपनी सर्विस और प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो, दैट इज मार्केटिंग। तो
फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जो बजट रखा जाएगा उसमें मे बी फंड इंक्लूडेड है मार्केटिंग के लिए, बट प्लानिंग के प्रोसेस में मार्केटिंग का कोई कंपोनेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज? गिवन ऑप्शंस में से वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सी है? डायबिटीज, मलेरिया, हाइपरटेंशन या अर्थराइटिस? भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये बताना है आपको कि इन ऑप्शंस में से वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सी है। वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सी होती है जहां पर एक वेक्टर इन्वॉल्व है डिजीज ट्रांसमिशन के लिए, जैसे डेंगू, जैसे मलेरिया, जैसे काला आजार, जैसे लेशमेनियासिस, है ना। तो यहाँ गिवन ऑप्शंस में से तो मलेरिया इज द राइट आंसर। डायबिटीज तो क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, नॉन कम्युनिकेबल है। हाइपरटेंशन भी नॉन कम्युनिकेबल है, अर्थराइटिस भी नॉन कम्युनिकेबल है। इनमें वेक्टर चाहिए ही नहीं। मलेरिया में वेक्टर चाहिए, और मलेरिया का वेक्टर कौन सा है? कौन सा मच्छर है मलेरिया का वेक्टर? कौन से मच्छर के काटने से होता है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से होता है। मलेरिया के बहुत सारे टाइप्स हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिए, है ना, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, और सबसे खतरनाक कौन सा है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। सब इंडिया में सबसे कॉमन कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये भी याद रखना। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स सबसे कॉमन है हमारे देश में, बट ओवर एंड ऑल पूछा जाए सबसे खतरनाक कौन होगा? फेल्सीपैरम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, why is calcium important for a pregnant woman? ओके, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दी जाती हैं प्रेगनेंसी में, क्यों देते हैं वो? why it is necessary? बेबी की डेवलपमेंट के लिए, या फिर बोन्स एंड टीथ की फॉर्मेशन के लिए, या फिर एनर्जी बढ़ाने के लिए, या फिर इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए? क्या आवश्यकता है इसकी? इसेंशियल मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इसेंशियल मिनरल प्रेगनेंसी में, जिसकी जरूरत होती है, और इसलिए देते हैं ताकि प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके फीटल के स्केलेटन की और बोन्स की। ठीक है, फीटल स्केलेटन एंड बोन्स के लिए दिया जाता है कैल्शियम, इसेंशियल मिनरल है। इसेंशियल मिनरल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीटल स्केलेटन। ठीक है, तो ये रैशनल भी आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, एंड स्केलेटन के साथ साथ में टीथ्स भी लिखो, एंड टीथ ऐड कर लेना, पेन को क्या हो गया। ठीक है, सो बेबी की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए कौन सा सप्लीमेंट देते हैं भाई? भाई ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए कौन सा सप्लीमेंट देते हैं? याद करो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में क्या देते हैं? फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड जरूरत है ब्रेन के लिए, आयोडीन की आवश्यकता है। ठीक है, अब आई होप चल जाए, हाँ चल गया। तो इसमें टीथ ऐड कर लो। ब्रेन के लिए याद रखो, आईएफए, आयरन फॉलिक एसिड, आयोडीन, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन स्केलेटल इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। ह्यूमन स्केलेटन को दो मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन से हैं वो? स्कल या स्पाइन, बोन या कार्टिलेज, एक्सियल या अपेंडिकुलर, या अपर और लोअर लिम्स? ये तो इजी है, ये ये भी इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर है एक्सियल और अपेंडिकुलर। भाई एक्सियल में कितनी बोन्स आती हैं और अपेंडिकुलर में कितनी आती हैं? एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है, कितनी हड्डियां आती हैं? एक्सियल में आती है 80, 80, 80 बोन्स। 126 आती हैं अपेंडिकुलर में। एक्सियल में क्या क्या आएगा? ये स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स आ गई, हेयर बोन आ गई, ऑडिटरी ऑसिकल्स आ गए,
जबकि अपेंडिकुलर में पेल्विक गर्डल, अपर लिम्स, लोअर लिम्स और शोल्डर गर्डल, ये सब आएगा। जो अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है मेनली मूवमेंट लोकोमोशन में इस्तेमाल होता है, जबकि एक जेल हमारे को सपोर्ट करता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है? ए कार्डियोवैस्कुलर, बी क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी डिजीज, सी इन्फेक्शियस डिजीज एंड डी कैंसर। भाई पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि जो नॉन कम्युनिकेबल नहीं होता। भाई क्लियर आंसर है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज को ही तो कम्युनिकेबल बोलते हैं। कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर और क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी डिजीज तो नॉन कम्युनिकेबल का ही टाइप है। ये तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिप्थीरिया प्राइमरीली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? डिप्थीरिया कहाँ अफेक्ट करता है? लंग्स में, थ्रोट में, स्टमक में या लिवर में? डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट भी याद करके रखेंगे। डिप्थीरिया हाईली कंटेजियस डिजीज है। डिप्थीरिया, देखो डिप्थीरिया अफेक्ट करता है अपर रेस्पिरेटरी को। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे असर करता है, और गिवन ऑप्शंस में से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आ जाएगा? लंग्स आएगा। लंग्स, फेरिंग्स, टॉन्सिल्स, लैरिंग्स और नोज को अफेक्ट करता है। कॉजेटिव एजेंट क्या है? कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिये। हाईली कंटेजियस होता है, हाईली कंटेजियस, स्यूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। उस मेम्ब्रेन को हटाने की कोशिश करोगे तो ब्लीडिंग होगी। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं डिप्थीरिया के। राइट, क्लियर है? लंग्स तो नहीं आएगा। देखो लंग्स में भी आपका दिमाग में ये चीज आ सकती है कि भाई लंग्स क्यों नहीं, क्यों रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व है तो लंग्स क्यों नहीं? बेटा स्टार्टिंग में प्राइमरी साइट इसकी अपर ट्रैक्ट होती है, बाद में एज अ कॉम्प्लिकेशन ये कर सकता है लंग्स को अफेक्ट, बट इनिशियली लंग्स को अफेक्ट ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो, क्लियर? क्लियर, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे आज के सेशन का। व्हाट डज सार्स स्टैंड फॉर? सार्स, सार्स की फुल फॉर्म बतानी है, बस गिवन ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर लो। भाई सार्स तो कौन भूल सकता है, कौन भूला होगा सार्स को? क्या है सार्स? व्हाट इज सार्स? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यस यही आपका राइट आंसर है। सार्स कोविड याद है? सार्स कोविड याद है कि नहीं, कि भूल गए हो? जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा था। ठीक है, सीरियस वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है ये। फर्स्ट आउटब्रेक जो कोविड का हुआ था चाइना में हुआ था, उसके बाद देश भर में, दुनिया भर में फैल गया था, पेंडेमिक बन गया था। कोरोना वायरस, कोविड, कोविड 19। तो सार्स को कैसे भूल सकते हो? ठीक है, सो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो एक बार ओवरऑल समराइज करें तो आज के सेशन में हमने इस CHO सीरीज के अंदर प्रीवियस ईयर्स के आए हुए, देखो ये जो क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं, ये नेशनल हेल्थ मिशन NHM में जो CHO एग्जाम होता है उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं मैंने आपको, जितने क्वेश्चंस कराए हैं। देखो जब आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो हमेशा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने ही करने हैं। तो अभी अपकमिंग जो हमारी सीरीज है इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए। बट आप अपनी तरफ से भी प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालो और उनमें अपनी MCQ प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखो, क्योंकि जो और स्पेशली जो लास्ट 5 साल के पेपर है ना उनको तो देखना ही देखना है, वो तो टारगेट करने ही करने हैं, क्योंकि यूजुअली एग्जाम में ना वही क्वेश्चन घूम फिर के रिपीट होकर के आते हैं। प्लस उसके अलावा
जितनी भी नई अपडेट है कम्युनिटी से रिलेटेड वो सब आपको पता होनी चाहिए। हर नई अपडेट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से नई अपडेट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम चेंज हुआ है, जैसे अभी अनीमिया मुक्त भारत के अंदर इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। पहले हम 666 6x6 फॉलो करते थे, अब हम 7x7x7 फॉलो करेंगे। तो ऐसी अपडेट्स आपको पता होनी चाहिए। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। तो अपने आप को इन नए चेंजेस के रिगार्डिंग अपडेट ज़रूर रखो। प्लस जो अपकमिंग हमारे सेशंस हो रहे हैं उसमें तो हम रिवाइज करते ही रहेंगे, ठीक है। सो आई होप आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, एंड आप अपनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली इसी तरीके से जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।